एपिसोड की शुरुआत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती है जो कि लुयाओ नाम की चाइनीज कॉमिक कंपनी ने अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट के प्रमोशन के लिए रखवाई थी। कंपनी का डायरेक्टर लिन है जो कि हमारी कहानी का लीड एक्टर भी है। हम देख पाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो वहाँ पर मौजूद ना होकर किसी और रूम में बैठकर कुछ ऑडियो सुन रहा था। तभी उसके असिस्टेंट जाओ उसे बुलाने के लिए आती है, पर लिन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तब तक लिन गायब हो चुका था। इसीलिए मिस्टर जैंग जो कि कंपनी के इन्वेस्टर हैं, वो जाओ को अकेले कॉन्फ्रेंस में आता हुआ देखकर गुस्सा करने लग जाते हैं। जैंग फिर स्टेज पर जाकर लुयाओ के लेटेस्ट प्रोजेक्ट के लिए कहता है कि इस बार हमारी टीम ने इस प्रोजेक्ट के लिए फर्स्ट लाइन डबिंग एक्टर्स को बुलाया था, लेकिन जब मीडिया के सामने वो क्लिप दिखाई जाती है तो उसके अंदर कोई साउंड ही नहीं था, जिस बात पर सभी मीडिया वाले सवाल करने लग जाते हैं। तभी लिन भी वहां पर पहुंच जाता है जो मीडिया को बताता है कि वो इस प्रोजेक्ट में बेस्ट वॉइस डालना चाहते हैं और उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट सभी के सामने आएंगे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चली रही थी तभी मिस्टर जैंग गुस्से में उठकर वहां से चले जाते हैं और जाओ भी उनके पीछे पीछे जाती है। इधर लिन से मीडिया वाले मिस्टर माई के बारे में सवाल करते हैं। असल में मिस्टर माई एक बहुत ही फेमस वॉइस एक्टर और सभी का आइकन हुआ करता था, लेकिन अचानक से वो इंडस्ट्री से गायब हो गया और कोई भी नहीं जानता कि आखिर ये पर्सन है कौन। जब प्रेस के लोग लिन से इस बारे में सवाल करते हैं तो पास्ट के इंसिडेंट को याद करने लगता है जिसमें एक लेडी अवार्ड विनर मिस्टर माई को अनाउंस करती है और लिन जो कि स्टेज के बैक साइड में था वो वहां से जाता हुआ दिखाई देता है। ये सब याद करके लिन प्रेस वालों को जवाब देता है कि ये नामुमकिन है। सीन अब हमारी लीड यूशी पर आता है जिसका हमेशा से ही ड्रीम था कि वो एक वॉइस डबिंग एक्टर बने, लेकिन वो फिलहाल एक कॉफी शॉप में जॉब करती है और वहाँ पर अपनी डबिंग स्किल से सारे कस्टमर्स को इम्प्रेस करती है। उसका कजन श्याओटियान भी उसी शॉप पर जॉब करता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि यूशी बहुत ही प्यारी लड़की है और वो कॉफी शॉप के अंदर ब्लाइंड बच्चों के लिए डोनेशन भी इकट्ठा करती है। फिर वो यहाँ पर अपनी डबिंग स्टाइल में एक लड़की को कॉफी सर्व करती है जो देखकर वो उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और लूशी के एप्रन पर लगा हुआ माई का बैज देखती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम भी माई की फैन हो, तो वो खुश होकर बताती है कि हाँ मैं उसकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि माई इतने सालों के लिए रिटायर हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी और जैंग काफी गुस्से में था, तो जाओ उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि इस नए प्रोजेक्ट की क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही हाई है और वो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ वक्त के लिए ना करने के लिए कहती है क्योंकि इसका कंपनी की इमेज पर गलत असर पड़ रहा है। तभी लिन भी वहां पर आ जाता है जिसे देखकर जैंग उसे ब्लेम करता है कि वो बस बेवजह उनके पैसे कंज्यूम कर रहे हैं। लिन उसे समझाता है कि अगर हम ऐसे ही किसी डबिंग एक्टर को उसकी पॉपुलैरिटी देखकर चूज कर लेंगे और उसकी वॉइस अगर प्रोजेक्ट के कैरेक्टर से मैच नहीं हुई तो ऑडियंस भी पैसे नहीं देगी, लेकिन जैंग अपनी बात पर अड़ा हुआ था और वो फे नाम की एक बहुत ही फेमस एक्टर को चूज करने की बात कहता है, लेकिन लिन इसका कोई भी जवाब नहीं देता। जैंग लिन को याद दिलाता है कि उसने आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए सारी प्लानिंग कर ली है और अगर प्रोजेक्ट के तैयार होने में थोड़ी सी भी देरी हुई तो उसका जवाब तुम्हें सभी लोगों को देना होगा। जिन दोनों की बहस को रोकने के लिए जाओ बीच में बोल पड़ती है और जैंग से कहती है कि प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिन और मुझ पर छोड़ दो, जो सुनकर वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। लिन फिर जाओ को बताता है कि डबिंग क्लासेस के लिए स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट आज दोपहर से शुरू हो जाएगी, जो बात सुनकर वो शॉक हो जाती है क्योंकि इसे इस बारे में लिन ने पहले कुछ भी नहीं बताया था। सीन अब लूशी पर आता है जो कि डबिंग क्लासेस के लिए इंटरव्यू देने की जल्दी में होती है और वो जल्दी जल्दी कॉफी शॉप से निकलती है, जहाँ कंपनी की तरफ जाते हुए उसको उसकी आंटी जैंग का कॉल आता है जो कि उसे एक शॉर्ट फिल्म की डबिंग रिकॉर्ड करके उसे सेंड करने के लिए बोलती है क्योंकि वो ऐसे ही कई सारे शॉर्ट फिल्म्स और एड्स की डबिंग वगैरह किया करती थी। लूशी बोलती है कि उसे जैसे ही टाइम मिलेगा तो वो उन्हें रिकॉर्ड करके भेज देगी। सीन अब लिन और जाओ पर आता है जहाँ ये दोनों कार के अंदर एक साथ कंपनी की तरफ जा रहे थे। लिन यहाँ पर उसे जैंग के सामने उसका सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोलता है, पर जाओ अभी भी उसे थोड़ी नाराज थी। दूसरी तरफ लूशी इंटरव्यू के लिए कंपनी में पहुंच जाती है और पूरा ऑफिस देखने लग जाती है और ये सब देखकर मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी कंपनी का एम्प्लॉय उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, जिस पर वो एक्साइटेड होकर बताती है कि वो फैंगलिंग की डबिंग क्लास के इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आई है। अब जब वो इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी तभी उसे उसकी आंटी का फिर से कॉल आ जाता है जो कि उसे तुरंत रिकॉर्डिंग करके भेजने को कहती है, जहाँ लूशी को भी सामने एक खाली रूम दिखाई देता है और उसे लगता है कि ये रिकॉर्डिंग के लिए सही जगह है, इसलिए वो उस रूम में जाकर वहाँ पर रिकॉर्डिंग करने लगती है। जब वो रिकॉर्डिंग कर ही रही थी तभी लिन भी पास के रूम में अपने कपड़े चेंज करने के लिए आता है और दोनों रूम के बीच एक कॉमन विंडो थी। यूशी अब जो स्पीच डब कर रही थी उसकी डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि जैसे वो किसी को इंटरव्यू में सिलेक्ट करने के लिए पैसे देने की बात कह रही हो। ये सारी बातें लिन सुन लेता है और वो जैसे ही विंडो के पास जाकर सुनने की कोशिश करता है तब लूशी को पता चलता है कि कोई उसे देख रहा है, इसलिए वो फटाफट से नीचे बैठ जाती है और विंडो ब्लाइंड खोलकर लिन को देखने की कोशिश करती है, पर लिन ने उस वक्त शर्ट नहीं पहनी हुई थी, इसलिए जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है तो उसे देखती रह जाती है। लिन यहाँ पर यूशी का चेहरा तो नहीं देख पाता, पर वो जैसे ही उसकी आंखें देखता है तो यूशी फटाफट वहां से भाग जाती
जाती है। जब तक लिन उस रूम में जाकर देखता है तब तक यूशी वहाँ से जा चुकी थी। इतने में वहाँ पर जाओ भी पहुंच जाती है और लिन को इंटरव्यू में चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ यूशी उस हॉल में पहुंच जाती है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तभी जीवे नाम का स्टूडेंट आकर उससे पूछता है कि क्या उसने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए सभी स्टूडेंट्स को 4 लोगों का ग्रुप बनाना होगा। और यहाँ पर उसके कपड़े पहनने का स्टाइल देखकर वो उसे ये भी पूछता है कि क्या वो बाइसे की फैन है। तो यूशी बताती है कि वो बाइसे की नहीं बल्कि माई की फैन है। जो सुनकर जीवे कहता है कि वो कुछ साल पहले नेशनल आइकन था, लेकिन अब तो शायद वो मर चुका है। जो बात सुनकर यूशी काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। तो जीवे उसे सवाल करता है कि भला वो अचानक से गायब क्यों हो गया। और यहाँ पर फिर वो खुद ही गेस करने लग जाता है कि उसने ना जरूर कर्जे की वजह से आत्महत्या कर ली होगी। जो सब सुनकर यूशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो गुस्से में आ जाती है। वो उसे माई के बारे में ऐसी बकवास अफवाहें फैलाने से मना करती है। तो जीवे उसे याद दिलाता है कि जो कपड़े वो पहन कर आई है वो उनके साथ स्टूडियो की शर्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि उसके कपड़ों पर लगी बीट्स एक दूसरे से टकराकर आवाज करेंगे, जो कि उसके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। ये बात सुनकर लूसी फटाफट से वेटिंग रूम में जाती है और अपना अपर जैकेट वहीं पर छोड़ देती है और अपनी टी शर्ट पर लगी बीट्स भी एक एक करके निकाल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंटरव्यू चल रहा होता है और योशी भी रिकॉर्डिंग रूम में अपने ग्रुप की बाकी 3 स्टूडेंट्स के साथ खड़ी होती है। जीवे भी उसी ग्रुप में था, जहाँ यूशी उसे कपड़ों के बारे में बताने के लिए थैंक्स कहती है। अब जैसे ही सभी स्टूडेंट्स इंटरव्यू देना शुरू करते हैं तो लिन यहाँ पर यूशी को बीच में ही रोक देता है और उसे स्टूडियो से बाहर आने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसकी आवाज को पहचान गया था। जहाँ लिन बिना उसे कोई रीजन दिए ये कहकर बाहर निकाल देता है कि अब वो एलिमिनेटेड है। यूशी उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तभी लिन जवाब देता है कि क्या वो नहीं जानती कि इसका क्या रीजन है। ये बोलकर वो फिर से दरवाजा बंद कर देता है और यूशी बाहर ही रह जाती है, क्योंकि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगले सीन में सभी स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे थे, जहाँ यूशी अभी भी वहीं पर बैठी हुई थी और लिन का इंतजार कर रही थी। इंटरव्यू खत्म हो चुका था तो लिन भी अपने घर के लिए निकल रहा था। अब जैसे यूशी लिन को देखती है तो वो उसे दोबारा पूछती है कि उसने भला उसे एलिमिनेट क्यों किया। तो लिन उसे ये कहकर निकाल देता है कि फ्रैंकलिन झूठे लोगों को रिक्रूट नहीं करता। जिसकी ये बात सुनकर वो समझ जाती है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब यूशी भागते भागते लिन के पीछे जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन लिन नहीं रुकता। यूशी यहाँ पर उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाने की कोशिश करती है जो कि लिन ने सुनी थी, पर वो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और अपनी कार में बैठकर जाने लगता है। उसी टाइम जब लिन अपनी कार का गेट बंद कर रहा था तो यूशी की वुलन शर्ट का धागा भी उसकी कार की गेट में अटक जाता है। अब लिन जैसे ही कार लेकर आगे जाने लगता है तो इतने में यूशी को पता चलता है कि उसकी शर्ट का धागा कार के साथ साथ निकले जा रहा है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है और उसी जगह पर नीचे बैठ जाती है। जिसकी आवाज सुनते ही लिन जैसे उसे साइड मिरर में नीचे बैठा हुआ देखता है तो वो तुरंत अपनी गाड़ी रोक देता है और जब वो तुरंत अपनी कार का गेट खोलता है तो वो सारा मामला समझ जाता है। इसलिए वो पूरा धागा रोल करते हुए उसके पास पहुंचता है। तभी यूशी वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है और लिन को सुनाती है, पर वो तो अभी भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई और भी कपड़े हैं। तो यूशी बताती है कि उसकी जैकेट वेटिंग रूम में रह गई है, इसलिए वो अपना कोट निकाल कर उसे पहना देता है। यूशी अब यहाँ पर उसे दूसरा चांस मांगती है। वो लिन से कहती है कि वो गिव अप नहीं करना चाहती, लेकिन लिन उसे कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सारी सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी है। जो सुनकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। लिन फिर उसके कपड़े लेने के लिए ऑफिस में जाता है। तब यूशी डबिंग करना शुरू कर देती है। अब पहले तो लिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं रुकती तो लिन भी उसकी डबिंग सुनने लग जाता है और एक एक करके उसकी कमियां निकालता है, जो देखकर वो बार बार इम्प्रूव करके डबिंग करती है। लिन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें डबिंग पसंद क्यों है। लूसी बोलती है कि वो अपनी बेस्ट वॉइस इस इंडस्ट्री को देना चाहती है, जो सुनकर लिन भी कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। इसके बाद वो अपनी कार में उसे उसकी कॉफी शॉप तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ यूशी फिर से उससे पूछती है कि क्या उसके पास अभी भी कोई चांस है, पर लिन से कोई जवाब नहीं देता और अपनी कार का मिरर बंद कर देता है। इसीलिए यूशी शॉप की तरफ चली जाती है तो लिन भी वहां से जाने लगता है, पर आगे एक ट्रक सामान लोड कर रहा था। इसी वजह से लिन को वहीं पर रुकना पड़ जाता है। तभी उसकी नज़र यूशी की कॉफी शॉप पर पड़ती है और उसमें रखे डोनेशन बॉक्स पर भी। लिन फिर यूशी को कस्टमर्स को अपने डबिंग स्टाइल में ऑर्डर सर्व करते हुए देखता है और वहीं पर खड़ा होकर कुछ सोचता है, पर फिर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। इसके बाद रास्ते में वो जाओ को कॉल करके कहता है कि मैं डबिंग क्लास की सीट्स को इंक्रीज करना चाहता हूँ, पर जाओ उसे मना कर देती है क्योंकि सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुकी थी। तो लिन उससे पूछता है कि क्या कंपनी में कोई और वैकेंसी खाली नहीं है। जिसके बाद हम यूशी को खुशी से जोर से चिल्लाते और उछलते हुए देखते हैं। वो शाओटियन को बताती है कि कंपनी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये बताकर उसे खुशी से झूमने लग जाती है, पर शाओटियन उसकी ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तब यूशी उसे बताती है कि उसे वॉइस एक्ट्रेस नहीं बल्कि फ्रंट डेस्क की जॉब दी गई है। तो शाओटियन कहता है कि वो यही डिजर्व करती है, पर यूशी उसे कॉन्फिडेंट होकर बोलती है कि उसे कंपनी में जाने का मौका मिल गया है, मतलब कि अब उसकी डबिंग एक्ट्रेस बनने का सपना जरूर पूरा होगा। इतने में वहाँ पर कॉफी शॉप की ओनर जोंग जी आ जाती है,
वो यूशी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, लेकिन वो इस बात से थोड़ी सी उदास भी थी कि अब वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो यूशी उनसे फ्यूचर में भी कॉफ़ी शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करने की बात कहती है, जिस पर वो भी उसे खुशी खुशी हाँ कर देती है, क्योंकि उसी की वजह से उनकी कॉफ़ी शॉप को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। अगले सीन में यूशी अपनी टी शर्ट से निकले हुए बीट्स गिन रही थी। तभी उसे वो मोमेंट याद आता है जब लिन ने उसे अपना कोट पहनाया था, और वो ये सब सोचकर मन ही मन काफ़ी खुश हो रही थी। इसके बाद वो अपने रूम में बनाए हुए माई के कलेक्शन को देखती है और वो उससे ऐसे बात करती है जैसे कि वो उसके सामने हो। तभी वो उस मोमेंट को याद करती है जब वो माई के लिए एज अ फैन एक मीटिंग में चेयर करने के लिए गई थी। सीन अब लिन पर आता है जो कि कुछ बुक्स को देखकर कुछ सोच रहा था। तभी उसे जाओ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि मिस्टर जैंग डबिंग क्लासेस को लेकर बहुत ही गुस्से हैं और न्यू कमर्स की बजाय फेमस वॉइस एक्टर्स को लेने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं। तो लिन जवाब देता है कि हमने उनके कहने पर फेदा को लिया तो है। तभी जाओ उसे माई को लेने के लिए कहती है, पर इस बात के लिए लिन साफ साफ मना कर देता है। अब अगले दिन यूशी ऑफिस के लिए निकल जाती है और पूरे रास्ते वो काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रही थी। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वो चेक करने लग जाती है कि कहीं वो गलत टाइम पर तो नहीं आ गई। तभी वहाँ पर लिन की एंट्री होती है जो कि गेट के पास लगे स्कैनर पर अपना ID कार्ड लगाकर स्कैन करता है। ऐसा करने पर जैसे ही बीप की आवाज़ निकलती है तो उसकी आवाज़ सुनकर यूशी काफ़ी घबरा जाती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि लिन बिल्कुल उसके पास खड़ा हुआ है, जिसे अपने इतने पास देखकर एक बार के लिए तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं और ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं। यूशी उससे सवाल करती है कि आखिर उसने उसे इस कंपनी के अंदर जॉब क्यों दी, पर लिन ये कहकर बात टाल देता है कि क्या रिसेप्शनिस्ट को रखने के लिए भी किसी रीजन की जरूरत होगी। जिसके बाद जाओ सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, जिसमें से जीवे लिंग और शुआंग थे, उनको कंपनी के सभी डिपार्टमेंट की विजिट करा रही होती है और यूशी भी उन लोगों के साथ घूमकर ऑफिस देख रही थी। जो फिर सभी को रिहर्सल रूम की तरफ लेकर जाती है और सभी को स्टूडियो रूम भी दिखाती है, जहाँ शुआंग स्टूडियो को अंदर से देखने की परमिशन मांगता है, इसलिए वो भी सभी को उसके अंदर जाने देती है। लेकिन यूशी को वहाँ से ये कहकर भेज दिया जाता है कि फ्रंट डेस्क के एम्प्लॉयज को स्टूडियो में जाने की जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि यूशी ऑफिस का हर तरीके का काम कर रही थी। जब यूशी सारा काम करके रिसेप्शन पर बैठती है तभी सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से बात करके घर के लिए निकल रहे थे। यूशी भी उनकी बातें सुनती है कि डबिंग टीचर कितने अमेजिंग है, जो सुनकर वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे ये सब सीखने का मौका नहीं मिल रहा था। फिर यूशी एक फाइल लेकर लिन के कैबिन में पहुंचती है। जब लिन उस फाइल पर साइन कर रहा था तब यूशी उसका ऑफिस काफी क्यूरियस होकर देखने लग जाती है। साइन करने के बाद लिन उसे डबल शॉट आइस अमेरिकानो विदाउट शुगर कराने के लिए ऑर्डर देता है, इसलिए यूशी ऑर्डर लेने के लिए वहां से जाने ही लगती है। तभी अचानक से वो रुक जाती है और मन ही मन माई का नाम लेती है। फिर वो कुछ सोचते हुए पीछे मुड़कर लिन को देखती है, लेकिन जैसे लिन की नज़र उस पर पड़ती है तो वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ हम देख पाते हैं कि यूशी के दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। वो अपने बैग से एक बुक निकालती है जिस पर माई का साइन था, जहाँ वो माई के साइन और लिन के साइन को मैच करने के लिए उनकी फ़ोटो लेकर शियाओटियान को भेज देती है क्योंकि वो कंप्यूटर चलाने में जीनियस था। जिसके बाद कंपनी में पॉपुलर वॉइस एक्टर फेदा पहुंचता है, जिसका एटीट्यूड थोड़ा सा केयरलेस और इररिस्पॉन्सिबल है। फेदा असल में वहाँ पर एक प्रोजेक्ट के रोल डबिंग करने के लिए आया हुआ था। जब वो स्टूडियो में रिकॉर्डिंग शुरू करता है तब यूशी भी वहाँ पर स्टूडियो के रूम के बाहर पहुँच जाती है और चुपके से उसे डब करते हुए देखने लग जाती है। जहाँ शेड में बैठी हुई टीचर जिसका नाम विकी था, वो फेदा को रोकती है और उसे डबिंग सही से करने के लिए कहती है क्योंकि उसका सारा ध्यान सिर्फ फोन में था और वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। ये सब यूशी बाहर से देख रही थी। तभी लिन भी वहाँ पर आकर उसे देख लेता है, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद अंदर चला जाता है, पर लूसी अभी भी वहीं पर खड़ी हुई थी। वहीं टीचर विकी फेदा को फिर से रोकती है क्योंकि वो बिल्कुल भी ठीक से डबिंग नहीं कर रहा था, पर वो उसे जवाब देता है कि मुझे जल्दी है और क्या हम रिकॉर्डिंग जल्दी खत्म नहीं कर सकते। जिसका ऐसा बिहेवियर देखकर लिन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और फेदा के रिकॉर्डिंग के दौरान मोबाइल यूज़ करने को लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस हो जाती है। लिन उसे प्रोजेक्ट के कैरेक्टर के बारे में पूछता है जिसकी डबिंग उसको करनी थी, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे पाता और ये बहस इस हद तक जाती है कि फेदा गुस्से में कंपनी से जाने का डिसीजन ले लेता है, जिनकी आर्ग्यूमेंट फेदा का असिस्टेंट अपने फ़ोन में से रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो दोनों बाद में मिलकर लिन को ब्लैकमेल कर सके। सीन अब जाओ और लिन पर आता है, जहाँ पर जाओ से बताती है कि मिस्टर जांग उसे फेदर से आर्ग्यूमेंट करने की वजह से अपसेट है और जाओ भी उसे थोड़ी सी नाराज थी क्योंकि कंपनी के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसी न किसी वॉइस एक्टर की ज़रूरत तो थी ही। जाओ लिन से पूछती है कि क्या वो फेदर के जैसे बन सकता है और साथ में उसे कंपनी के लिए और रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कहती है। ये कहने के बाद जाओ लिन की टेबल का ड्रॉर खोलकर वहाँ से चली जाती है। उस ड्रॉर के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ था जिसे लिन बाहर निकालता है और उसमें काफ़ी यूनिक हेडफोन्स रखे थे जिन्हें लिन बाहर निकलकर बड़े ही अलग वे में देखने लग जाता है, जैसे ये हेडफोन्स उसके लिए बहुत ही खास हो। दूसरी तरफ यूशी शियाओटियान को कॉल करके सिग्नेचर्स के बारे में पूछती है। तभी वो बताता है कि दोनों साइन 90% तक मिलते हैं,
जो सुनकर यूशी लिन की खाने की हैबिट्स, हैंडराइटिंग और उसकी डबिंग की नॉलेज को माई से कंपेयर करने लग जाती है और वो थोड़ी सी शॉक भी होती है क्योंकि लिन की इतनी सारी चीज़ें माई से कैसे मिलती थी। ये उसके मन में ये सवाल भी आता है कि कहीं लिन ही तो नेशनल आइकन माई हो। वहीं हम लिन को देखते हैं जो कि अपने हेडफोन्स के साथ स्टूडियो में एंटर करता है। इतने भी यूशी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो लिन को चुपके से देखने लग जाती है। तभी उसकी नज़र लिन के हेडफोन्स पर पड़ती है, जिन हेडफोन्स को वो पहले भी कहीं पर देख चुकी थी और उसे याद आता है कि ये किसी और के नहीं बल्कि माई के हैं। ये सब देखकर वो इतनी खो जाती है कि अपने सामने लगी ट्रांसपेरेंट विंडो भी उसे दिखाई नहीं देती और उसके फेस से विंडो टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से जोर से आवाज़ निकलती है और लिन उसे देख लेता है, जिसे देखकर वो अपने हेडफोन्स निकालकर ड्रॉर में डाल देता है और यूशी शेड के अंदर पहुंचती है, जिसे लिन वहां से जाने के लिए कहता है। पर यूशी उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देती और उसे जोर से माई कहकर बुलाती है। पहले तो लिन अनजान बनने की कोशिश करता है, पर यूशी उसे कहती है कि मतलब आप ही माई है ना, जिस बात से वो साफ साफ इनकार कर देता है। पर यूशी उसकी बात नहीं सुनती। यूशी अब एक एक करके उन दोनों की सारी सिमिलैरिटीज के बारे में बताने लग जाती है, पर लिन इन सभी बातों को सिर्फ कोइंसिडेंस बताता है। लेकिन यूशी अपनी बातों पर अड़ी रहती है और लिन से हेडफोन्स के बारे में पूछती है क्योंकि वो हेडफोन्स माई के खास कस्टमाइजेशन के थे जो कि हर किसी के पास नहीं हो सकते। तो लिन बोलता है कि तुमने एक खास बात तो मुझसे पूछी ही नहीं कि क्या मेरी आवाज़ माई की जैसी है। जहाँ यूशी 2 मिनट सोचकर एक्साइटेड होकर जवाब देती है कि आप कितनी अच्छी डबिंग कर लेते हो और आप इतने दिनों से दूसरी आवाज़ में बात कर रहे हो, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। लिन के पास भी अब यहाँ पर कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है और उसे हाल फिलहाल तो सिर्फ यूशी से पीछा छुड़वाना था, इसीलिए वो उसे उसकी फ्रंट डेस्क की जॉब याद दिलाता है और स्टूडियो शेड के सारे स्विच वगैरह बंद करके फटाफट वहाँ से निकल जाता है। अब तक ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज भी घर पर जा चुके थे। लिन भी अपनी कार की तरफ जा रहा होता है। तभी यूशी माई माई चिल्लाते हुए उसके पास पहुंच जाती है, जिसे ऐसा बोलने के लिए लिन मना करता है। यूशी उसे बोलती है कि भला वो ये मान क्यों नहीं लेता कि वही माई है, जिससे परेशान होकर यूशी उसे उसी वक्त फायर कर देता है और उसे जॉब पर आने से मना करता है। ये बोलकर वो अपनी कार की तरफ जाता है, पर यूशी उसे कार में बैठने ही नहीं देती। अब यूशी उसे लिन की बजाय माई कह रही थी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वही माई है। वो उससे पूछती है कि वो इतने सालों से कहाँ था और वो उसे बोलने लग जाती है कि उसे पूरा यकीन था कि माई एकदम सही सलामत है। लिन यहाँ पर उसे थैंक यू कहकर वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन यूशी उसे दोबारा से रोककर उसे अपने वीचैट पर ऐड करने की रिक्वेस्ट करती है और लिन को उसकी बात माननी पड़ती है। यूशी फिर लिन को फनी वे में ब्लैकमेल करके फिर से जॉब पर रखने के लिए भी कहती है और लिन भी परेशान होकर उसे हाँ कर देता है, जो सुनकर यूशी खुशी से उछल पड़ती है। अब वो पूरे रास्ते काफ़ी एक्साइटेड होकर घर आती है, जहाँ घर पे जाकर भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती है। तभी उसकी नज़र अपने बनाए हुए माई के कलेक्शन पर पड़ती है और उसे याद आता है कि सबसे ज़रूरी बात तो वो भूल ही गई। तभी वो लिन को मैसेज करती है कि वो उसे एज अ टीचर वर्शिप करना चाहती है। दूसरी तरफ लिन अपने घर पर कॉमिक्स से रिलेटेड कैरेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे यूशी का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करने लग जाता है, जिसमें उसे एक कंपनी के डायरेक्टर कह रहे थे कि तुमने बहुत से फैंस खो दिए हैं। तो लिन उसे जवाब देता है कि माई को उसके फैंस की काउंटिंग नहीं बल्कि उसका काम डिफाइन करता है। और फिर हम उसे अवार्ड फंक्शन का सीन देखते हैं जो कि लिन की पास्ट मेमोरी का हिस्सा थे, जहाँ होस्ट जैसे ही बेस्ट वॉइस एक्टर को अनाउंस कर रही थी तब लिन भी स्टेज के पास ही खड़ा हुआ था और उस अवार्ड का विनर और कोई नहीं बल्कि माई था, जो कि सच में लिन है। और वो अवार्ड लिए बिना ही वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है और उसने ऐसा क्यों किया था ये हमें आगे पता चलेगा। तभी लिन अपने ख्यालों से बाहर आता है और वो किसी को कॉल करके अगले दिन कंपनी में आने के लिए कहता है, जहाँ वो उसे प्रोजेक्ट के एक कैरेक्टर यूमिंग का रोल प्ले करने के लिए कहता है और ये पर्सन कौन है हमें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि लिन और यूशी एक दूसरे के बारे में सेम ड्रीम देख रहे थे और लिन इस बात से काफ़ी डर जाता है कि कहीं यूशी पूरी दुनिया को ना बता दे कि वही माई है, इसलिए वो उसे फायर करने का डिसीजन लेता है। वहीं यूशी डिसाइड करती है कि उसे कैसे भी करके माई का डिसाइपल बनना होगा। अब अगले दिन जब लिन ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि यूशी पहले ही वहां पर पहुंच चुकी है। वो यूशी से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है क्योंकि उसे उसका डिसाइपल बनना था। यूशी अब बैठे बैठे यही सोच रही थी कि भला उसे डबिंग क्लासेस में एंट्री कब मिलेगी। वो डिसाइड करती है कि चाहे उसे डबिंग क्लास में एंट्री मिले या फिर ना मिले, वो माई को अपना टीचर जरूर बना कर रहेगी। यूशी अब शाओटान को मैसेज करके पूछती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा बॉस मुझे अपना स्टूडेंट बना ले। तो शाओटान उसे एक स्टोरी की स्क्रिप्ट सेंड करते हैं, जिसमें एक लड़की की फ्रंट डेस्क एम्प्लॉय से शॉप ओनर की वाइफ बनने की स्टोरी होती है। यूशी फिर एक एम्प्लॉय को ये प्रिंट करने के लिए कहती है और जब वो प्रिंट लेने के लिए जा रही थी तभी वो देखती है कि लिन भी उसी तरफ जा रहा है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है।
यूशी लिन को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है और जैसे तैसे करके उसकी नजरों से बचाकर वो प्रिंटिंग मशीन से उस स्क्रिप्ट का पेपर उठाकर वहां से चली जाती है, जिसकी ऐसी हरकत देखकर लिन उसे काफी परेशान हो जाता है। वो जाओ को कॉल करके उसे फायर करने की बात कहता है और ये सब यूशी भी सुन लेती है। तो वो शाओटियान को कॉल करके लिन को इम्प्रेस करने के लिए उससे फिर से मदद मांगती है। सीन अब जुनरान पर आता है, जो कि अपनी मस्ती में साइकिल राइड करता हुआ सड़कों पर इधर उधर घूम रहा था और ये वही पर्सन है जिसे लिन ने कॉल करके यूमिंग का रोल प्ले करने के लिए बुलाया था, क्योंकि वो उसे पहले से जानता था। जहाँ हम देख पाते हैं कि वो लुयाओ कंपनी की तरफ ही जा रहा था, तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है, जिस गाड़ी के अंदर उसके डैड और भाई थे। असल में उसके डैड नहीं चाहते थे कि वो इस तरह से यूं ही सड़कों पर घूमता रहे, वो चाहते थे कि वो भी उनकी तरह अमीरों वाली जिंदगी जिए। डैड अब उसे अपने साथ कंपनी में चलकर घर का बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, पर वो उन्हें साफ साफ इनकार कर देता है। जहाँ उसके डैड उसके इस बर्ताव से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और उसके भाई से कंपेयर करते हुए उसे ज्यादा बेटर बताकर वहाँ से चले जाते हैं। जुनरान भी अपने मुंह से च्युइंगम निकाल कर वहीं सड़क पर फेंक कर जाने लगता है। तभी पीछे से एक बाइक आकर उसके पास रुकती है, जिस बाइक पर और कोई नहीं बल्कि जाओ थी। जहाँ वो तो उसे बस देखता ही रह जाता है। फिर जाओ उसे च्युइंगम उठाने का कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन जुनरान उसके जाने के बाद भी उसके ख्यालों में खोया रहता है। जुनरान फिर कंपनी पहुंचता है, जहाँ पर लिन बाकी सभी स्टूडेंट से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। सीन अब यूशी पर आता है, जहाँ पर शाओटियान उसे कॉल करके बताता है कि वो कंपनी के बाहर पहुंच गया है और यूशी भी काफी एक्साइटेड होकर उससे मिलने के लिए बाहर जाती है। दूसरी तरफ जुनरान और लिन कैबिन में बात कर रहे थे, तभी जाओ वहां पर पहुंचती है और जुनरान उसे देखकर काफी खुश होता है, लेकिन जाओ को उसका वहां पर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जुनरान फिर यहाँ पर फनी वे में उससे फ्लर्ट करने लग जाता है और उन दोनों के बीच बहस शुरू होने वाली थी, पर लिन जुनरान को वहां से भेज देता है। यहाँ लिन यूशी को फायर करने की बात कह रहा था, तभी वो हंसते हुए उसे जवाब देती है कि इस बार में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती और उसे बाहर जाकर उसे देखने के लिए कहती है। अब जैसे वो बाहर आकर देखता है तो यूशी ने पूरे ऑफिस के अंदर आर्टिफिशियल वीट प्लांट लगा रही होती है, क्योंकि वीट माई की प्रोजेक्ट वीट विदाउट फील्ड्स का हिस्सा थे। इसलिए यूशी वीट लगाकर लिन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी ये सब हरकतों से परेशान होकर लिन उससे पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है। तभी यूशी उसे अपना टीचर बनाने और उसे डबिंग सिखाने की विश उससे बताती है, लेकिन लिन उसे मना कर देता है। जिसके बाद हम सभी स्टूडेंट्स को शेड में बैठा हुआ देखते हैं और वो लोग टीचर्स की डबिंग सुन रहे थे। लिन भी वहां पर पहुंच जाता है और यूशी भी एक फाइल में लिन की साइन करवाने के लिए पहुंचती है। अब जैसे ही डबिंग क्लास खत्म होती है तो लिन स्टूडेंट से पूछता है कि उन्होंने आज क्लास में क्या सीखा, तो सारे स्टूडेंट्स कोई खास जवाब नहीं दे पाते। जहाँ लूशी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए उससे परमिशन मांगती है, क्योंकि वो उस क्लास का हिस्सा नहीं थी। जैसे वो परमिशन देता है तो लिन जिस तरह से टीचर्स की डबिंग के बारे में बताती है, ये सुनकर लिन काफी हैरान रह जाता है। जाओ फिर जब लिन के कैबिन में आती है तो वो काफी परेशान दिख रही थी। वो लिन को वीडियो भेजती है जो कि फेदा के असिस्टेंट ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये वीडियो पूरी एडिट की गई थी, जिसमें लिन फेदा का अपने हिसाब से यूज कर रहा था ऐसा दिखाया गया था, जिस वीडियो को वो इग्नोर करने के लिए कह देता है। तभी जाओ को मिस्टर जैंग का कॉल आता है और वो लिन से बोलते हैं कि फेदा को जो रोल दिया था वो उसे वापस देने के लिए इंसिस्ट करते हैं, लेकिन लिन उसकी बात को मना कर देता है। शाम के वक्त शाओटियान कंपनी के बाहर पहुंच जाता है, जहाँ पर लूशी उसे काफी परेशान दिखाई देती है। वो उसे वो वीडियो दिखाती है तो शाओटियान उसे बताता है कि बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आए हुए हैं। उसी वक्त लिन भी घर जाने के लिए निकल रहा था। वो जैसे ही बाहर पहुंचता है तो सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उसे उस वीडियो के बारे में सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी यूशी भी वहां पर आ जाती है और लिन को अपने साथ चलने को कहती है। वो लिन का हाथ पकड़कर एक तरफ भागने लग जाती है और सारे रिपोर्टर्स भी उसके पीछे पीछे भागते हैं, पर ये दोनों जैसे तैसे करके उन सभी से पीछे छुड़वाते हैं। यूशी फिर लिन की हेल्प करने के बदले में उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एज अ टीचर वर्शिप करने दे। एक बार के लिए तो लिन उसे मना कर देता है, पर फिर मजबूरी में उसे हाँ बोलना ही पड़ता है। जो बात सुनकर यूशी इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो लिन को गले लगा लेती है। सीन अब लिन के घर का आता है, जहाँ पर वो कॉमिक कैरेक्टर ड्रॉ कर रहा था। तभी उसे यूशी का गुड नाइट मास्टर का मैसेज आता है। दूसरी तरफ शाओटान और यूशी फेदा के बारे में पता लगा रहे थे ताकि वो लिन की मदद कर सके। शाओटान अपनी नॉलेज यूज करके फेदा की डेटिंग सॉफ्टवेयर के रिकॉर्ड निकालता है। तभी उसे पता चलता है कि फेदा एक वक्त पर एक साथ 4 लड़कियों से बात कर रहा था। अब अगले दिन जब फेदा और उसका असिस्टेंट लुयाओ कंपनी में पहुंचते हैं और लिन को फेदा से बदतमीजी करने की गलती को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ फेदा यहाँ पर लिन को सब कुछ भूलकर वापस से उसे कैरेक्टर का रोल देने के लिए भी कहता है। तभी लिन उसे वो वीडियो दिखाता है, पर उस वीडियो को देखकर फेदा तो ऐसे अनजान बनने लग जाता है जैसे कि उसका इस सबसे कोई लेना देना ही ना हो। तभी यूशी भी वहां पर पहुंच जाती है और वो आकर सबके सामने उसकी पोल खोल देती है और उसकी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक में लीक करने की धमकी भी देती है, जिस बात से उसका असिस्टेंट काफी डर जाता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो लोग पकड़े जा चुके हैं। लिन भी अब ये इन्फॉर्मेशन लीक ना करने के बदले में फेदा के असिस्टेंट से एडिटेड वीडियो डिलीट करने और कंपनी से ऑफिशियली माफी मांगने के लिए कहता है।
और साथ में वो फेदा से मिस्टर जांग को ये कहने के लिए कहता है कि वो खुद अपनी मर्जी से इस कैरेक्टर का रोल छोड़ रहा है, जो सब देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है। पर उसका असिस्टेंट लिन की बात मान लेता है और साथ ही अपने फोन से लिन की वीडियो भी डिलीट कर देता है। अब जो फेदा और उसका असिस्टेंट वहां से जाने लगते हैं, तब फेदा यहाँ पर यूशी का फोन छीनने की कोशिश करता है, जहाँ लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर उसने यूशी को छूने की कोशिश भी की ना तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इसीलिए अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लिन भी यहाँ पर यूशी को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। यूशी भी उस मोमेंट को याद करके काफी खुश होती है कि लिन ने उसे कैसे प्रोटेक्ट किया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।